अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है 2.3 एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि अगर कोई भी एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तरतीब है उसको तजर्बाती तौर पर कैसे आप साबित करेंगे, इसको हमने पढ़ रहे थे। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। पहले को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहते हैं जिसको आज हमने स्टडी कर लिया है। अब हमारे पास आता है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल क्या होंगे, उस चीज को बेटा हमने समझना है। अब बेटा हमारे पास ये एक एलिमेंट है, ये इसके मुख्तलिफ शेल हैं, एनर्जी लेवल्स हैं या जिसे हम शेल कहते हैं। अब इन शेल के अंदर कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 18 है, ये 32 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। क्यों मुख्तलिफ हैं? मतलब जो इस शेल के अंदर पहले शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वो बेटा जो वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं वो उनसे मुख्तलिफ हैं। मतलब दीज इलेक्ट्रॉन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जीज। क्योंकि इस शेल की बेटा एनर्जी और है, इस शेल की और है, इस शेल की और है, तो तमाम शेल की एनर्जी मुख्तलिफ है। इसलिए इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो होगी वो भी बेटा क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट करना चाहेंगे तो हमें इनके एनर्जी लेवल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, मतलब ये जो इसके शेल हैं और शेल के अंदर कितनी एनर्जी होगी, इट कैन बी टेल अस अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी। ये हमें कैसे पता चलेगी? तो ये बेटा हमें जब इसकी हम आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करेंगे तब हमें पता चलेगी कि किस शेल की कितनी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। तो आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। तो इनको आपने एनर्जी लेवल्स कहते हैं। इनमें आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी और कैसे आप एक्सपेरिमेंटली तौर पर ये चीज जो है वो मालूम कर सकेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे। इस टॉपिक के अंदर बेटा हम आयोनाइजेशन एनर्जी को दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सेम एलिमेंट के एक ही एलिमेंट है, इसकी आपने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है। व्हाट डू यू मीन बाय सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? तो बेटा हमारे पास ये एक एटम है, तवज्जो कीजिए, ये इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में फॉर एग्जांपल 8 है, आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन है फॉर एग्जांपल। तो आखिरी में फर्ज किया इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके आखिरी शेल में मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से निकाल देंगे, तो बाकी जो होंगे वो इसके पास बेटा 2 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। फिर हमने ऐसे किया, एक एक करके हमने इसके 8 इलेक्ट्रॉन भी निकाल दिए, फिर इस शेल के 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो फिर हमने ऐसे किया कि इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन भी बेटा जो लास्ट में थे वो भी निकाल दिए, तो अब सिर्फ न्यूक्लियस बच जाएगा। दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसे हम डिफाइन करते हैं, व्हाट इज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी? तो हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ये बेटा हमारे पास अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायर्ड टू रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉन, टू रिमूव। तो हम बेटा क्या करते हैं, रिमूव कर रहे हैं, टू रिमूव ऑल इलेक्ट्रॉन, तमाम इलेक्ट्रॉन को बेटा आपने रिमूव करना है, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, कि एक एटम के अंदर से आपने तमाम इलेक्ट्रॉन को बेटा रिमूव करना है। अनटिल ओनली न्यूक्लियस इज लेफ्ट, अनटिल ओनली, यहाँ तक कि सिर्फ बेटा ये जो न्यूक्लियस होगा, सिर्फ न्यूक्लियस इसका बच जाएगा, न्यूक्लियस जो होगा वो बच जाएगा। इस कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आप इसे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देते हैं। हमारी बुक वाले ने इसकी मिसाल कुछ दूं दी है कि हमारे पास ये एक एलिमेंट है एक्स, जब आप इसका एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसके ऊपर पॉजिटिव 1 चार्ज आ जाएगा, ये एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। अब इसकी इस आयोनाइजेशन एनर्जी को आप कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, ये इसकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। जब बेटा आप इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसके ऊपर डाई पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और आपने इसे कहना है कि ये सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी है, ये दूसरी आयोनाइजेशन एनर्जी होगी। जब इसमें से आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं
तो दैट इज कॉल्ड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये बेटा इसकी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी बनेगी। तो आप इसके इलेक्ट्रॉन निकालते चले जाइएगा यहाँ तक कि लास्ट में सिर्फ और सिर्फ बेटा आपके पास जो है वो न्यूक्लियस बच जाएगा। इस सारे प्रोसेस को आपने सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पहले आप पढ़ चुके थे कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। किसी भी चीज में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होगी दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी से हमें पता चलेगा कि इसके अंदर कितने शेल हैं और कितने शेल्स के अंदर ये इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अगर हमें कोई डाटा दिया जाएगा तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की मदद से आप बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर कितने शेल होंगे और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। चलें अब हम इसको बेटा मैग्नीशियम की एग्जांपल से इसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे पास एक एलिमेंट दिया जा रहा है मैग्नीशियम, इसकी एग्जांपल को सामने रखेंगे फिर हम इसे एक्सप्लेन करेंगे। मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ यूं है कि के शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एल शेल में बेटा इसके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एम शेल जो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वहां पे एम शेल जो होगा ये इसका वैलेंस शेल होगा, वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने क्या करना है, हम बेटा एक ग्राफ को ड्रा करना चाहते हैं जहां पे अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस के साथ आपने आयोनाइजेशन एनर्जी लेनी है। वाई एक्सिस के साथ हमारे पास जो चीज आएगी उसे बेटा आपने आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं और एक्स एक्सिस के साथ जिस चीज को आपने ले रहे होते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये इसका पहला इलेक्ट्रॉन होगा, ये दूसरा बेटा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां और ये बेटा 12। तो इसके अंदर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं मैग्नीशियम की स्ट्रक्चर को ड्रा कर लेता हूं। तो मैग्नीशियम का ये पहला शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है। ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इसमें दूसरा शेल है, सॉरी, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है। ये बेटा इसका तीसरा शेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये थर्ड शेल है। तो बेटा थर्ड शेल में इसके ये वाला जो होगा ये बेटा आपके पास थर्ड शेल है। तो थर्ड शेल में ना इसके 2 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे पहले हम इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे यहाँ पे। और आप जानते हैं कि मैग्नीशियम का अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकाला जाए, मतलब अगर ये मैग्नीशियम है इसमें से मैं एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा तो इस मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, मुझे 737 किलो जूल पर मोल एनर्जी देनी पड़ी, तो ये एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब बेटा मैं इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। जब मुझे इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा तो इसकी जो एनर्जी होगी वो थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जब इसका आप दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये बेटा डाई वैलेंट बन जाएगा और इस वक्त जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी वो इसकी डबल हो जाएगी, 1450 किलो जूल पर मोल के करीब हो जाएगी। अब बच्चों इसका पहला शेल खत्म हो जाएगा, पहला शेल इसका खत्म हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन थे आपने निकाल लिए। अब इसके दूसरे शेल से आपने इलेक्ट्रॉन निकालने, 8 इलेक्ट्रॉन है। जब दूसरे शेल का मैं पहला इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, तो देयर इज ए बिग एनर्जी गैप। यहाँ पे बहुत ज्यादा मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। तकरीबन बेटा ये 7730 किलो जूल पर मोल के करीब आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। देयर इज ए बिग गैप, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान में एक बिग गैप है जहां से आप जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। फिर बेटा आपने ऐसे किया, चौथा निकाला तो ये तकरीबन जो है वो 500-600 एनर्जी और ज्यादा होगी। फिर आपने पांचवा निकाला, फिर छठा, फिर सातवां, फिर आठवां, फिर ये नौवां, फिर ये बेटा इसका 10वां इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। जब 10 इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे तो ये जो एनर्जी लेवल है इसके अंदर बेटा एक रब्त पाया जाएगा, एक सिलसिला होगा। मतलब ये 7730 है तो नेक्स्ट बेटा इसकी 600-700 एनर्जी बढ़ जाएगी, 8000 हो जाएगी, फिर 9000 हो जाएगी, फिर 10000 हो जाएगी, फिर 11000। जब आप 10वें इलेक्ट्रॉन को निकाल चुकेंगे तो इसका सेकंड शेल जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अब बेटा आपने इसका 11th इलेक्ट्रॉन निकालना है, 11 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तब दैट इज आल्सो बिग एनर्जी गैप। यानी ये जो आपको दिखा रहा है ये आपके पास सेकंड शेल की एनर्जी दिखा रहा है। ये सेकंड शेल का ये ग्राफ बनेगा। जब आप बेटा इसका फर्स्ट शेल जो होगा, मतलब ये वाला इसका थर्ड शेल था, ये सेकंड शेल है, आप जब फर्स्ट शेल का आप निकालेंगे तो देयर इज ए बिग एनर्जी गैप, बहुत ज्यादा एनर्जी गैप होगा। इस एनर्जी गैप की वजह से आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी
ताकि इसका 11 नंबर आप इलेक्ट्रॉन को निकाल सकें। जब बेटा 11 नंबर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तकरीबन ये 30-35 हजार एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, इतनी ज्यादा। वाई? क्योंकि बेटा अब इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। मतलब ये जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतनी ज्यादा है कि आप इसे खींच नहीं सकते, आप इसे निकाल नहीं सकते। इसलिए देयर इज ए बिग एनर्जी गैप। यहाँ पे जो एनर्जी गैप होगा वो बहुत ज्यादा आ गया है, 30,000 के करीब आ गया। इसलिए बेटा ये इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल होगा। जब आप ये इलेक्ट्रॉन निकालेंगे फिर इसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन भी निकालेंगे तो इन दोनों के दरमियान में जो एनर्जी गैप होगा वो तकरीबन सेम होगा। अब अगर हम अपने सारे ग्राफ को देखें तो हमारे पास जो पहला जंप लगता है एनर्जी का, बेटा पहला जंप वो यहाँ से है। जब आप तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो देयर इज ए बिग जंप। तो आप कहेंगे ये दो जो होते हैं इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एक सिलसिला था, मतलब पहली एनर्जी जो थी ये उसके डबल होगी। लेकिन जब इस इलेक्ट्रॉन को आप निकालते हैं तो बिग एनर्जी गैप है, तो इसका मतलब यह है कि अब आप दूसरे शेल के अंदर चले गए हैं। तो ये सिलसिला चलता जाएगा। यहाँ पे आपको ये इंडिकेट करेगा कि अब एक और एनर्जी जंप आ गया है। तो इसका मतलब यह है कि अब आप जो है पहले शेल के इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इसलिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो एनर्जी गैप होता है इसकी मदद से हम बता सकते हैं कि इस एलिमेंट के अंदर कितने शेल हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो बेटा देख रहे हैं ये 2 एनर्जी गैप आ रहा है, एक एनर्जी गैप ये है, ये थोड़ा मतलब यहाँ पे 1450 है, यहाँ 7000 कुछ है। तो ये आपके पास एक एनर्जी गैप की वजह से आप कहेंगे कि इसका तीसरा शेल चला गया, अब दूसरा शेल आ गया। जब दूसरा शेल इसका खत्म होगा तो पहला शेल आएगा। तो पहले शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब ये एनर्जी गैप क्यों हो रहा होता है? क्योंकि रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। इसलिए बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होता जाएगा? मुश्किल होता चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकालना इंतहाई हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो आप आसानी के साथ इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इन्वेस्टिगेट करने के हमारे पास 2 तरीके थे। पहला जो मेथड था उसे हम सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम दे रहे हैं कि एक एक करके एक ही सेम एलिमेंट के तमाम इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेना, ये सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी है। अब जो हमने डिस्कस करना है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, कि हमारे पास मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे और उनका आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल के देखेंगे और फिर देखेंगे किसकी इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और किसका बेटा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये तकरीबन 88 एलिमेंट्स के ऊपर किया गया और उसका फिर ग्राफ बनाया गया। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। तो इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। मतलब यह है कि अगर आप किसी भी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी, फिर आप उसके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक एटम है, तो यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो हमें एनर्जी दरकार होगी, दैट प्रोसेस कॉल्ड एंडोथर्मिक प्रोसेस। इसको बेटा आपने एंडोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे और ये इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहलाती है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी में हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में और पीरियड में देखेंगे। सबसे पहले हम इसे ग्रुप्स के अंदर देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड होता है। सिर्फ आपने फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मालूम करनी है। तो ग्रुप के अंदर हम जानते हैं कि ये जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एन एटम। तो ये साइज ऑफ एन एटम पे डिपेंड करती है। अगर एक एटम का साइज जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू वैसे वैसे बेटा कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारी बुक में एग्जांपल दी गई है कि अगर आपने नोबल गैसेस को देखते हैं तो नोबल गैसेस की आयोनाइजेशन एनर्जी वैसे सबसे ज्यादा होती है। तो नोबल गैसेस को अगर आप देखेंगे तो हीलियम है, हीलियम के बाद नियान है, आर्गन है, ये क्रिप्टॉन है और ये जीनान है, ये रिडान है। अगर आप टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब हीलियम की सबसे ज्यादा होगी, रिडान की सबसे कम। सिमिलरली बेटा अगर आपने अल्कली मेटल को देखते हैं, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम को, तो यहाँ पे लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, लेकिन फ्रांसियम की जो होगी वो सबसे कम होगी। वजह क्या है? क्योंकि फ्रांसियम के जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर हो गया, जो इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसको निकालना थोड़ा आसान है, उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो गई है। अब जो आपने इसे पीरियड के अंदर देखते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी को अगर आप पीरियड के अंदर देखते हैं
तो हम जानते हैं कि लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर आप मूव करते हैं, लेफ्ट टू राइट की तरफ अगर हम जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज होती है। इसकी वैल्यू क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि साइज डिक्रीज हो रहा होता है। जब साइज डिक्रीज हो रहा होता है तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो बेटा ये आपके पास हाइड्रोजन है, इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी हीलियम की सबसे ज्यादा होती है। फिर थोड़ा नीचे आ जाएंगे, इस ग्राफ को आपने ऐसे फिर नीचे करेंगे, फिर ऐसे, फिर नीचे, फिर ऊपर। तो ये बेटा आपके पास लिथियम आएगा, ये ब्रिलियम आएगा, ये बोरान है, यहाँ पे कार्बन है, ये आपके पास नाइट्रोजन है, ये बेटा ऑक्सीजन है, ये फ्लोरीन है, और ये बच्चों आपके पास नियान आ जाएगा। ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है लेफ्ट टू राइट तरफ इंक्रीज हो रही है। फिर दूसरे में देखें, ये आपके पास अल्कली मेटल है, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे। तो ये बेटा सोडियम होगा, ये मैग्नीशियम है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम है, ये सिलिकॉन है, ये फास्फोरस है, ये बेटा सल्फर है, क्लोरीन है, तो ये आर्गन है। फिर यहाँ पे ये पोटाशियम आ जाएगा, और फिर ये कैल्शियम, सो ऑन, ऐसे ये चलता जाएगा। तो ये जो हमने मालूम किया ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है डिफरेंट एलिमेंट्स की। तो हम देखते हैं कि अगर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी आप पीरियड के अंदर मालूम करते हैं तो ये टॉप से बॉटम की तरफ जाते हुए डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट की तरफ जाते हुए फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, ये इंक्रीज होती है। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। बेस्ट विशेष, गुड लक, अल्लाह हाफिज।